बूढ़ा आदमी फिर बोला। उसकी आवाज मेरे मन के बादलों को चीरती हुई निकली। ट्रेन तुम्हें स्टेशन के बीच से ले जा सकती है बेटा, लेकिन ये तुम्हें उस पार भी ले जा सकती है, कहीं दूर, बहुत दूर। कहीं पास? सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा सफर हो सकता है जो 6 साल लंबा हो। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो उदास होकर खिड़की से बाहर एक लंबे और भारी पल के लिए देखता है। फिर वो आह भरता है और अपनी जैकेट में हाथ डालता है। इधर उधर टटोलते हुए उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिसकी उम्र लगभग 20 से कुछ ज्यादा ही होगी, और वो मुझे दिखाता है। उसकी मुस्कान बड़ी सुंदर और प्यारी है। मैं तुम्हें ज्यादा बातें बताकर बोर नहीं करूंगा कंडक्टर। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बातें कितनी समझ आएंगी, लेकिन ये मेरी बेटी है, एक बेहतरीन बच्ची है। हालांकि थोड़ी पागल है, जादुई विद्याओं में डूबी हुई। एक खतरनाक धंधा, वाकई खतरनाक। कुछ गड़बड़ लोगों के साथ उलझ गई और वो गायब हो गई, जमीन से ही गायब हो गई। 20 साल हो गए, 26 साल अगर ट्रेन में बिताए इन लंबे सालों को जोड़ लो तो भी। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारा और मेरा वक्त एक ही रफ्तार से चलते हैं। बूढ़े के हाव भाव थोड़े गहरे हो जाते हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसे ढूंढने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कैसा बाप हूं मैं। मैंने खुद ही जादुई विद्याओं की खोज शुरू कर दी है। परछाइयां, दूसरी दुनिया, खाली जगहों के बीच दौड़ती टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। बूढ़े ने अपनी कांपती मुट्ठी भींच ली और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं उसे ढूंढ लूंगा कंडक्टर, और मैं कब से ढूंढ रहा हूं। वो आदमी अपनी नम आंखों पर उंगली रगड़ता है और ऐसा करते हुए हमारे बीच रखी मेज की ओर देखता है। मेरे सफर का ये पड़ाव जल्दी ही खत्म होने वाला है। मुझे खुशी है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे पास बात करने के लिए कोई था। आगे बढ़ रहे हैं मतलब? मेरा स्टॉप यार, मेरा स्टॉप अब कभी भी आ जाएगा। मैं आगे झुक गया। मेरा दिल चिंता और उत्सुकता से तेजी से धड़क रहा था। आपका स्टॉप? मतलब ट्रेन सचमुच रुकती है? वो हंसते हुए कहता है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये ट्रेन रुकेगी नहीं तो क्या इसे ट्रेन मानोगे तुम? मैं सोचते हुए पीछे बैठते हुए कहता हूँ, जी नहीं, पर मुझे नहीं लगता ये रुकेगी। थोड़ी देर रुको, देखना। वो आदमी लापरवाही से कहता है, लेकिन जाहिर है कि वो इस साथ के लिए कितना आभारी है। मैं खुद भी इसके लिए सचमुच बहुत आभारी हूं। इसीलिए मैं मुस्कुराता हूं और रुक जाता हूं। जैसे ही ट्रेन समंदर पार करती है, हम चुपचाप अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने परिवारों के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। वो अपनी बेटी के बारे में बताता है और मैं उसे अपनी बेटी के बारे में, उसे फोन करने के अपने डर के बारे में, अपने तलाक के बारे में, जिंदगी से अपने गहरे असंतोष के बारे में। मैं जब इसे जोर देकर कहता हूं तो ये सब थोड़ा बेचारगी भरा लगता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे सहानुभूति दिखाता है। वो अपने घर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूं कि वो कहां से है, ठीक ठीक उसके घर, उसके शहर, उसके कस्बे के बारे में, लेकिन वो मुझे सीधा जवाब नहीं देता। ना ही वो मुझसे मेरे घर के बारे में पूछता है, और मुझे लगता है कि शायद हमें पूछना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बात टाल देता हूं। हालांकि एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हालांकि वो ग्रे कासल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच में ट्रेन में चढ़ा था,
लेकिन उसे लगता है कि ये दोनों स्टेशन एक ही विशाल शहर के बीच के दो स्टॉप हैं, सीधी लाइन में, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर। उसके शब्द मुझे बेचैन कर देते हैं और शायद वो मेरी बेचैनी को पकड़ भी सकता है। मैं उससे इंजीनियरों के बारे में पूछता हूँ, शायद उनके भयानक रूप, उनकी घूरती आंखों, उनके मकसद को समझने के लिए। मैं सवारियों, झिलमिलाती रोशनी वाले आदमी, केकड़े मकड़ियों के बारे में पूछता हूँ। बूढ़े ने बहुत से इंजीनियरों को देखा है, हालांकि वो उनके बारे में बहुत कम जानता है। उसने उन्हें दर्जनों लोगों को ट्रेन से फेंकते हुए देखा है। वो हमेशा उनके गिरने से पहले ही उस इंसान के जिस्म का एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक हाथ, एक पैर, या उससे भी बदतर, चमकते हुए आदमी भी और दूसरे बड़े ज्यादा भयानक चमकते हुए आकार। उसने इंजीनियरों को उन्हें बाहर धकेलते और उस अनजान जगह में जाते देखा है जो ट्रेन के दरवाजों के पार तेजी से गुजरती है, लेकिन लाल सवारियों को कभी नहीं। खामोश, मोटी नसों वाले, खून से लाल आंखों वाले यात्रियों को उन्हें हमेशा अकेला छोड़ दिया जाता है, कभी दूसरी नजर भी नहीं डाली जाती। उसने केकड़े वाली मकड़ियों को देखा है। उसने उन्हें छत पर अंधेरे में सीटों के ऊपर से रेंगते हुए देखा है। वो कहता है कि जैसे जैसे आप ट्रेन के सामने पहुंचते हैं वो और ज्यादा दिखने लगते हैं, लेकिन वो खुद कभी ट्रेन में बहुत आगे की तरफ नहीं गया है और ट्रेन के चलने की वजह या इसकी असली प्रकृति के बारे में उसके पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं है। अब कुर्सियों के ऊपर लगे हुए बोर्ड हमारी शांत बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, सर इसका क्या मतलब है? रिसाइकल? इसका असल मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कंडक्टर, लेकिन मुझे डर लग रहा है फ्री राइडिंग करते पकड़े जाने पर। और हर बार जब मैं उस बोर्ड को देखता हूं तो मुझे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। मैंने उससे थोड़ा खुलकर बताने को कहा और वो आगे बोला, इस ट्रेन में मेरा एक दोस्त था, कई साल पहले उससे एक डिब्बे में मुलाकात हुई और हम एक दूसरे को जानने लगे। वो अच्छा इंसान था, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ खोज रहा था। समझ रहे हो? तेज, समझदार, पर भयानक बुरे सपनों से परेशान। एक दिन हम साथ बैठे थे, हमेशा की तरह बातें कर रहे थे और एक कंडक्टर गलियारे में चमकता हुआ दिखाई दिया। अचानक कहीं से आया था। पहली बार मैंने उसे देखा था। तुम्हारे जैसा कंडक्टर नहीं, नौजवान, इस ट्रेन का अपना, एक भयानक सी दिखने वाली चीज। और उसने मेरे दोस्त से उसका टिकट मांगा और जाहिर है वो नहीं दे पाया। वो बूढ़ा आदमी अचानक से बहुत ज्यादा बूढ़ा लगने लगा, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा। उसका वो दुख जैसे मुझे छू कर निकल गया। कंडक्टर हमारे पास खैर 1 मिनट के आसपास मंडराता रहा, फिर वो गलियारे में चला गया और गायब हो गया। इससे पहले मेरे दोस्त ने कभी किसी कंडक्टर को इतने पास से नहीं देखा था। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। मुझसे कभी अपना टिकट दिखाने के लिए नहीं कहा गया, इसीलिए हम कुछ देर दहशत में रहे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। फिर इंजीनियर आ गए। डिब्बे में घुसते ही उन्होंने मुझसे आखिरी बात कही। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने मुझसे चुप रहने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद को गिराने का उन्हें कोई मौका न दूं, और वो उसे ले गए। उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी उसे गाड़ी से नीचे घसीटते हुए ले गए और नजरों से उछल कर दिया। और मैंने फिर कभी उसे नहीं देखा। और मुझे हर दिन अपने उस दिन कुछ ना कर पाने की कायरता के साथ जीना पड़ता है। मैं वहां कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सोचने के।
सोचने के कि क्या मैंने सही चुनाव किया, क्या मैं किसी तरह उसे बचा सकता था। लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। कंडक्टर, मैं उसे ढूंढने निकला हूँ और मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं कसम खाता हूँ, इस दुनिया में अगर कोई है तो हर भगवान की मैं कसम खाता हूँ। बूढ़ा आदमी दूसरी बार अपने आप पर क्रॉस बनाता और धीरे से कुछ बुदबुदाता है। मैं कुछ देर चुपचाप उसकी कहानी सुनता हूँ। डिब्बे के दूर वाले सिरे पर एक रोशनी टिमटिमाती है। रेलगाड़ी के पहिए नीचे लोहे की पटरियों पर घिसटते हैं। मेरे अंदर गहरे अजीब से डर की सिहरन दौड़ जाती है और मैं उस बूढ़े आदमी से पूछता हूँ कि क्या उसे पता है कि वो घर कैसे जाएगा। एक बार में एक ही सफर मेरे दोस्त, वो फुसफुसाता है और गाड़ी में एक अदृश्य इंटरकॉम से एक कोमल आवाज गूंजती है। हम कै सिदी के पास आ रहे हैं, कै सिदी। और फिर खामोशी छा जाती है। अच्छा, चलता हूं, ये मेरा स्टॉप है, बूढ़ा आदमी कहता है और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लंबाई में वो जरा छोटा है, लेकिन अब वो बूढ़ा या थका हुआ आदमी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा है, थोड़ी ऊपर उठी हुई, जबड़ा कड़ा और मुट्ठियां भेजी हुई। दूर आसमान में बिजली का एक चक्र उसके चेहरे पर ताकतवर चांदी जैसी रोशनी बिखेरता है और मैं उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प देखता हूं जो अचानक मेरे खून में एक अपनेपन और प्रशंसा की लहर दौड़ा देता है। मैं भी बिना कहे उठ खड़ा होता हूं उसकी छाया में। पर अब मैं क्या करूं? उसे गले लगाऊं, इस अजनबी को जिसे सिर्फ मैं 20 मिनट से जानता हूं, उससे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहूं। लेकिन वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मैं उसके साथ डिब्बों के बीच वाली जगह में चलता हूं, वो डिब्बा जिसके दरवाजे बाहर की ओर है। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है, दरवाजों की खिड़कियों के पीछे एक विशाल और पथरीला आइलैंड दिखाई देता है। अजीब, काले और कांच जैसे पत्थरों से बना एक आइलैंड, एक ऐसा नजारा जो मेरे अंदर डर की बर्फीली नदी बहा देता है। टेढ़े मेढ़े पहाड़ आसमान में ऊंचे फैले हुए हैं और आइलैंड टूटी फूटी चट्टानों के छोटे छोटे उभारों से घिरा हुआ है। ट्रेन रुकती है और इंटरकॉम की आवाज आती है, कै सिदी। और वो आदमी मेरे कंधे पर थपथपाता है और दरवाजे का बटन दबाता है। दरवाजा खुलता है और वो ट्रेन के नीचे धूसर काली जमीन पर कदम रखता है। गीले पत्थरों पर चलता हुआ उस पार चट्टान और कांच के अंधेरे और भयावह आइलैंड की ओर। दरवाजे चुपचाप अपने आप बंद हो जाते हैं। मैं खिड़कियों से देखता हूं कि कैसे वो आदमी दूर होता जा रहा है और थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से दौड़ना शुरू कर देती है और वो अपना सफर जारी रखता है। मैं उस आदमी को अपनी नजरों से ओझल होते देखता हूं। मैं पहाड़ी आइलैंड के तीखे और ऊंचे किनारों को लुढ़कते हुए देखता हूं। मैं उसकी चट्टानों को गहरे पानी में घुलते हुए देखता हूं। चट्टानें और भी कम होती जाती हैं और फिर वहां फिर से सिर्फ पानी ही पानी होता है। जब मैं समंदर के ऊपर चक्कर लगाती बिजली को देखता हूं तो मुझे एक अजीब लेकिन बेहद गहरा कुछ खोने का एहसास होता है। मैं ऊपर उन बोर्ड्स पर नजर डालता हूं जो छत पर लगे हुए थे और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता हूं। ट्रेन में मेरा सफर जारी है और मैं और कर भी क्या सकता हूं। इंसानों को ढूंढना, हो सके तो उनसे मिलना, जितना हो सके सीखना, और उम्मीद है कि घर का रास्ता ढूंढने के लिए मुझे कुछ सुराग मिल जाए। शायद अगर मैं खुशकिस्मत रहा तो हो सकता है मुझे मेरी तरफ कोई आता हुआ ही मिल जाए।
हालांकि अगले 3 घंटों तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता, कोई इंसान नहीं। यानी मैं कई खामोश लाल यात्रियों के पास से गुजरता हूँ। मुझे और भी चमकते हुए आदमी दिखाई देते हैं। मुझे एक और केकड़ा मकड़ी भी दिखाई देती है जो छत पर अंधाधुंध रेंग रही है। मेरे अंदर ठंडी दहशत दौड़ जाती है, लेकिन मैं स्थिर रहता हूँ, अपनी सांसों पर काबू रखता हूँ और वो ऊपर लगे फुटबोर्ड में कहीं गायब हो जाती है। मैं इधर उधर नहीं घूमता। मैं फटी पुरानी अधपकी प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीता हूँ जो मुझे इधर उधर पड़ी मिलती है, कुर्सियों के नीचे, कूड़ेदानों में। मुझे ठीक से पता नहीं कि ये कहाँ से आई है और इनके पानी का स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं बाथरूम के नल का पानी भी आजमाता हूँ। कभी कभी पानी ठीक रहता है, हालांकि ज्यादातर इसका स्वाद साबुन जैसा होता है और मुझे उल्टी आती है। अजीब बात है कि मुझे भूख तो नहीं लग रही, पर थकान जरूर हो रही है। मैं एक खाली डिब्बे की सीट पर आराम करने के लिए रुकता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। ऊपर टिमटिमाती रोशनी मुझे शीशे के पार कुछ पलों के लिए निर्बाध देखने की सहूलियत देती है। समंदर अब चट्टानों से भरा हुआ है। गहराई से बड़े बड़े पत्थर उभर रहे हैं। दूर हल्के भूरे रंग की रेत का एक किनारा है जो लगातार पास आ रहा है। ये एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। उस पार जमीन पर किसी तरह के खंबे लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। मैं यहां से ये नहीं बता सकता कि वो इंसानों ने बनाए हैं या प्राकृतिक हैं। और फिर मेरे ऊपर की रोशनी धुंधली हो जाती है। मेरी बाजुओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गलियारे में एक धीमी भिनभिनाहट की आवाज गूंजती है और मैं अपना सर थोड़ा सा घुमाता हूँ। किसी एलियन जैसे बड़े दांत जो इंसानों से काफी बड़े हैं और जमीन से ऊपर तैरते हुए धीरे धीरे चमकते हुए गुजर जाते हैं। ये एक कंडक्टर है, मुझे पता है। मैंने उस बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछा था और ये चीज बिल्कुल वैसी ही है। देखने में ये भयानक है। मेरे शरीर का हर रेशा चीखने और भागने को बेताब है। सफेद भूरे रंग का एक ऐंठता हुआ कई लंबे पतली बाजुएं जो मांस के घुमावदार ब्लेडों जैसी दिखती हैं। कोई भी साफ दूर दूर तक इंसानी पहचान नहीं। वो मेरे ठीक बगल में आकर रुकती है और मेरे दिमाग में लड़ने या भागने के ख्याल आने लगते हैं। अगर ये चीज मुझसे मेरा टिकट मांगे तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसे काबू में करने की कोशिश करूं, भाग जाऊं, किसी इमरजेंसी डोर को झट से खोल दूं और उस पार की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाऊं? मैं जल्दी से खिड़की के बाहर देखता हूं। ट्रेन पानी की सतह पर तेजी से दौड़ रही है। अगर मैं इस रफ्तार से पानी में कूद जाऊं तो क्या मैं बच पाऊंगा? अगर मैं किसी चट्टान से टकरा जाऊं तो? लेकिन अगर मैं बच भी गया तो क्या मैं तैर कर किनारे तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं इतनी दूर जा भी पाऊंगा? अगर पानी में कुछ छिपा हुआ तो? ये सभी ख्याल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन गलियारे में मौजूद किसी इंसान जैसी आवाज बीच में गूंजी। एक रिक्वेस्ट। कंडक्टर आपकी यात्रा का सबूत मांग रहा है। हालांकि ये शब्द मुझे घबराहट से भर देते हैं, फिर भी मैं उन्हें दबा देता हूं, क्योंकि कंडक्टर मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे कोई मुंह नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं बता सकता कि वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है, लेकिन मुझे पता है। कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन कंडक्टर, भगवान का शुक्र है, मुझसे बात नहीं कर रहा। गलियारे के उस पार लाल रंग की एक यात्री हिलती है। वो धीरे से अजीब तरह से अपना एक हाथ ऊपर उठाती है और अपनी उंगलियों के बीच में चिपका हुआ वो टिकट दिखाती है। कंडक्टर का एक ऐंठता हुआ हाथ या हाथ जैसा कुछ टिकट की ओर बढ़ता है और उस पर मेरे हाथ के पीछे बने निशान जैसा ही निशान आर के आकार का लगा देता है और निशान से कुछ देर तक हल्की भाप निकलती रहती है। सवारी अपना हाथ नीचे कर लेती है और कंडक्टर गलियारे से होते हुए अगले डिब्बे के दरवाजे तक चला जाता है।
मैं अपनी सांसों पर काबू पाता हूँ, हिम्मत जुटाता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ। दूरी बनाए रखते हुए मैं उसे अगले डिब्बे में जाते हुए देखता हूँ। वो 2 लाल यात्रियों से उनके टिकट मांगता है, उन पर मुहर लगाता है, फिर धीरे धीरे अगले डिब्बे में चढ़ जाता है। मैं उसके पीछे पीछे लगभग रेंगते हुए उस पर नजर रखता हूँ। खिड़की से ध्यान से देखने पर मुझे कंडक्टर 3 लोगों के पास रुकता हुआ दिखाई देता है। 3, और वो सब एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी के भाव हैं, जबकि कंडक्टर की आवाज दीवारों से गूंज रही है। एक रिक्वेस्ट, कंडक्टर आपकी यात्रा का सबूत मांग रहा है। और फिर सन्नाटा छा जाता है और उन 3 लोगों में से एक औरत कांपने लगती है और धीरे धीरे रोने लगती है। बाकी डरे हुए लोग जड़ खड़े रहते हैं और कंडक्टर 1 मिनट बाद आगे बढ़ जाता है। वो अगले डिब्बे के दरवाजे से नहीं गुजरता, बस टिमटिमाता है और नजरों से ओझल हो जाता है। रोती हुई औरत का जिस्म सिसकियों से छटपटा रहा है और वो अपने सर हाथ पर रखे मेज पर बैठी है। उसके बगल वाली औरत पीली पड़ गई है, उसे घूर रही है और उसके पार वाला आदमी झुंझलाहट में खिड़की पर मुक्का मारने लगता है। मैं डब्बे में कदम रखता हूं और उस आदमी की आवाज साफ सुनाई देती है, हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं, चलो बस भागते हैं, हमारा स्टॉप बस अगला ही तो है, 1 घंटे से ज्यादा दूर नहीं है, चलो कूद जाते हैं, अरे हम मारे जाएंगे। उसके सामने बैठी औरत अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वो अपने बाईं ओर रोती हुई औरत का हाथ पकड़ती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। दरवाजे की खिड़कियों से मुझे इंजीनियरों का एक झुंड दिखाई देता है जो कुछ डब्बे पीछे है और बस इसी तरफ आ रहा है। तुम लोगों को कोई फैसला जल्दी करना होगा, मैंने उन तीनों से कहा और वो ऊपर देखने लगे। पहली बार मुझे नोटिस करते हुए वो आदमी गुस्से से चिल्लाता है और मेरे और औरतों के बीच कूद कर खड़ा हो जाता है। वो उनमें से नहीं है, उसका हाथ देखो, चश्मा पहने औरत उस पर चिल्लाती है। मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ। इंजीनियर लगभग 2 डब्बों की दूरी पर है, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं उस आदमी के पास से कदम बढ़ाते हुए और रोती हुई औरत का कंधा पकड़ते हुए तुरंत कहता हूं, पक्का तुम्हारे लिए, शायद तुम सबके लिए, तुम्हें यहां से जाना चाहिए, प्लीज बाहर जो भी दुनिया है वहां जाओ, कूद जाओ, कम से कम अभी के लिए तो तुम बच जाओगे। चश्मा पहने औरत मुझ पर फुफकारती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है हम कहां हैं। मेरे बगल वाला आदमी अपनी मुट्ठियां नीचे कर लेता है। ये सही कह रहा है, मेरे कंधे के ऊपर से देखते हुए कहता है, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब जाने का वक्त है, अभी या कभी नहीं, वो हमें किसी भी हालत में बाहर निकाल देंगे। वो औरतों की ओर मुड़ता है, उठो चलो। वो रोती हुई औरत के कंधे पकड़ता है और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाता है। दूसरी क्राइस्ट का नाम बुदबुदाती है और कांपते हुए उसके पीछे चलने के लिए खड़ी हो जाती है। मैं पास की सीट पर आराम से बैठ जाता हूँ और कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। मुझे इंजीनियरों के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। आदमी उन पर चिल्लाता है और इमरजेंसी डोर खोलता है। तेज हवा की आवाज अचानक एक भारी गड़गड़ाती आवाज में बदल गई। फिर वो चश्मे वाली औरत की ओर मुड़ता है, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, जाओ प्लीज, बस जाओ यहां से। वो आंसू बहाते हुए उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, तुम पूरे पागल हो, पहले तुम कूदो, मैं पीछे आती हूं। लेकिन वो आदमी रुकता नहीं। इंजीनियर्स मेरे पास से तेजी से गुजरते हैं और वो आदमी औरत के कंधों को पकड़कर उसे पूरी ताकत से ट्रेन से बाहर नीचे पानी की ओर धकेल देता है।
हम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं कि उसे पानी की सतह पर गिरते देखने या कुछ करने का वक्त भी नहीं मिलता। वो दूसरी औरत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इंजीनियर्स उस पर टूट पड़ते हैं। वो आदमी उनमें से दो के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वो उसे कैबिन में घसीट रहे हैं। उनके हाथ पैर पोल्स और रेलिंग से टकरा रहे हैं और वो आदमी दर्द से चीख रहा है। सबसे पहले केवल एक इंजीनियर उस औरत पर हमला करता है और हैरानी की बात है कि न जाने कैसे वो उसे खुले दरवाजे की ओर धकेलने में कामयाब हो जाती है। वो आदमी इंजीनियर की गर्दन पकड़े हुए पीछे की ओर लड़खड़ाता है और उन सब का वजन दरवाजे के पास वाले इंजीनियर पर पड़ता है और वो मॉन्स्टर उस पार की दुनिया में धकेल दिया जाता है। गिरते वक्त उसके पंजे बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो हवा के अलावा कुछ नहीं पकड़ पाता। वो ट्रेन से गिर जाता है और आंखों से ओझल हो जाता है। औरत चीखते हुए बचे हुए इंजीनियरों में से एक को उस आदमी से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर से पीछे हट जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर के चिमटे उसके चेहरे से निकलकर आदमी के कंधे में धंस जाते हैं। वो छटपटाता है, औरत को कूदने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। दूसरा इंजीनियर उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ने के लिए रेलिंग और दीवार पर चढ़ता है और उसे जकड़ लेता है, जबकि वो खूब संघर्ष करती है। खून फर्श पर इंजीनियरों के पैरों से होते हुए आदमी के धड़ पर बहने लगता है। औरत को पकड़े हुए इंजीनियर अपना सर घुमाता है और अपना चिमटा बाहर निकालता है। वो चिमटा आदमी के शरीर से चिपक जाता है और एक घिनौनी गीली आवाज के साथ मांस का एक टुकड़ा फाड़ लेता है। आदमी चिल्लाता है और उसके पीछे खड़ा वो इंजीनियर, जिसका चिमटा अब भी उसके कंधे में था, रेलिंग से टिक जाता है और आदमी को दरवाजे से बाहर धकेल देता है। वो एक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर देता है और हवा की तेज आवाज शांत हो जाती है। मैं सहम कर देखता हूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। इंजीनियर ट्रेन में आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने चीखती हुई औरत को कसकर पकड़ रखा है। वो बार बार इंजीनियर के शरीर पर घूंसे मारती है। मेरी नजर उस पर पड़ती है। वो चिल्लाती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। मैं घबराकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूं, लेकिन इंजीनियर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे घसीटते हुए गाड़ी के आगे की तरफ ले जाते हैं और दरवाजों से होते हुए आगे, जबकि वो लात मारती और चीखती रहती है। और मैं सोचता हूं और तेजी से मैं उस बूढ़े आदमी के साथ हुई बातचीत से ताकत पाने की कोशिश करता हूं। मैं हिम्मत का एक दूसरा झोंका पकड़ने की कोशिश करता हूं और खड़ा हो जाता हूं। मैं गलियारे में आगे जाता हूं। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। मैं कुछ करने जा रहा हूं। मैं बस यही मान सकता हूं कि जिस औरत का अब मैं पीछा कर रहा हूं, उसका भी कोई नया रूप देखने को मिलेगा, चाहे वो कितना भी भयावह हो। वो भी बाकियों की तरह ही एक फ्री राइडर है। मैं गलियारे से आगे भागता हूं और जितना हो सके उन मॉन्स्टर्स की नजरों से ओझल रहने की कोशिश करता हूं। उस औरत ने मुझे पीछा करते देखा है, लेकिन इंजीनियरों ने नहीं। वो चीखती चिल्लाती है, बड़बड़ाती है, लात घूंसे चलाती है और लड़ती है, और मैं बस यही दुआ कर सकता हूं कि घबराहट में वो ये न बक दे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। इंजीनियर उसे गलियारे में डिब्बे से होते हुए फिर अगले डब्बे में घसीटते हैं, लेकिन फिर डिब्बों के बीच एक डिब्बे से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। मैं लड़खड़ाते हुए जितना हो सके चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाता हूं और गौर से देखता हूं कि वो क्या करने वाले हैं। मैं आंखें छोटी करता हूं। एक इंजीनियर ओपन बटन दबाने के बजाय उसके किनारे पर अपना अंगूठा रगड़ रहा है। वो ऐसा सिर्फ एक बार गोल आकार में करता है
और बटन हल्के लाल रंग में चमकने लगता है। वो उसे दबाता है और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन दरवाजे के बाहर का नजारा वो खिड़की से बाहर दिखने वाले नजारे से बिल्कुल अलग है। इंजीनियर अंदर जाते हैं तो मैं बस हैरानी से देखता रहता हूं। मुझे बस कुछ ही कीमती सेकंड मिलते हैं, जितना हो सके उतना देखने के लिए। दीवारें लाल गुलाबी हैं, फर्श गीला लग रहा है, हलचल हो रही है और औरत चीखती है। दरवाजा पकड़ने की कोशिश करती है जैसे ही उसे अंदर ले जाया जाता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और वो चली जाती है। दरवाजे की खिड़की से अब सिर्फ अगला डिब्बा दिखाई देता है। मैं देखता हूं, घबराहट और अविश्वास से, लेकिन फिर मैं उठकर जल्दी से वहां पहुंचता हूं। मैं दरवाजे की खिड़की से देखता हूं, उस औरत या इंजीनियरों का कोई नामो निशान नहीं। मैं बटन दबाता हूं और दरवाजा खुल जाता है। ये तो बस अगली बोगी है। कुछ सीटें लाल रंग के यात्रियों ने घेर रखी हैं। मैं दरवाजा अपने आप बंद होने का इंतजार करता हूं, फिर नीचे की तरफ देखता हूं। ठीक है, पहाड़ में जाए, किस्मत बहादुरों का साथ देती है ना, है ना? चलो, मैं ये कर सकता हूं। मैं उस इंजीनियर जैसा करने की कोशिश करता हूं। अपने अंगूठे से किनारे पर एक मोटा गोला बनाता हूं और देखते ही देखते बटन हल्का लाल चमकने लगता है। मैं एक गहरी सांस लेता हूं, उसे दबाता हूं। दरवाजा खुल जाता है और मैं अंदर कदम रखता हूं। डिब्बे की खिड़कियों के बाहर का नजारा लगभग वैसा ही है, हालांकि समंदर का किनारा अब काफी करीब है। अब मेरा ध्यान दीवारों और ट्रेन के असली ढांचे की ओर जाता है। वो वाकई गहरे लाल गुलाबी है और फर्श गीला है, अंधेरा, सीलन भरा, चिपचिपा। यहाँ की रोशनी भी लाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डार्क रूम में हूं, जहां तस्वीरें डेवलप की जाती हूं। यहाँ नमी है, हवा घनी और भारी लग रही है। मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैं सावधानी से डिब्बे में कदम रखता हूं। यहाँ सभी सीटें भरी हुई हैं। ज्यादातर लाल रंग के यात्री बैठे हैं। कुछ चमकते हुए झिलमिलाते आदमी भी हैं। गलियारे के दूसरे छोर पर गाड़ी के दरवाजे की खिड़की के बाहर एक हल्की सी चमकती हुई सफेद रोशनी मुझे बता रही है कि इंजीनियर अब भी आसपास ही है। मैं गाड़ी की पूरी लंबाई तक आगे बढ़ता हूं, जितना हो सके आत्मविश्वास से भरा हुआ, और किसी तरह का प्लान बनाने की कोशिश करता हूं। क्या मुझे इंजीनियरों को चौंका देना चाहिए या अपनी कंडक्टर की हैसियत का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा देने की कोशिश करनी चाहिए? गलियारे में चलते हुए मैं बेतहाशा सोचता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ध्यान न दूं कि दीवारें कैसे कांप रही हैं, हिल रही हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, अंदर बाहर हो रही हैं, लगभग धड़क रही हैं। मैं अगले डिब्बे में चढ़ जाता हूं। डिब्बे की गहरी लाल गुलाबी दीवारें कहीं कहीं दीवारों की अजीबोगरीब बनावट के बीच और उसके बीच दबी हुई लंबे पीले पतले घुमावों में बदल जाती है। शायद किसी तरह के ढांचे के सहारे वाली बीम वो सफेद रंग की दिखती है। हालांकि अजीब रोशनी को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है। मैं अगली और अगली गाड़ी से गुजरता हूं। काफी लाल सवारियों की जगह अब चमकते हुए आदमी आ चुके हैं। इनमें से एक आदमी मुझे काफी डरावना लगा। इंसान कम और शायद एक लॉबस्टर जैसा, किसी मॉन्स्टर की तरह विशालकाय, अजनबी, फिर भी खामोश। मैं दांत भींचे आगे बढ़ जाता हूं। धीरे धीरे मुझे साफ दिखाई देने लगता है और मुझे पता चलता है कि जिस ढांचे को मैं गाड़ी का सपोर्ट बीम समझ रहा था, वो दरअसल बीम है ही नहीं। वो हड्डियों जैसे दिखते हैं, छत की ओर उठे हुए, बड़ी बड़ी पसलियों की तरह, ट्रेन की धड़कती टपकती दीवारों के बीच कसी हुई, दबी हुई। ये भयंकर है। मुझे उल्टी सी आ रही है।
और हवा घनी होती जा रही है। आगे ट्रेन के दरवाजों से आती हल्की सफेद रोशनी, जिसका मैं लगातार दूर से पीछा कर रहा था, अचानक तेज हो जाती है और फिर और भी तेज, और इंजीनियर दिखाई देने लगते हैं। उनका एक ग्रुप मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं बेसहारा सा चारों ओर देखता हूं। ट्रेन के इस हिस्से में कोई भी सीट खाली नहीं है। मेरे बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। शांत रहने की कोशिश करते हुए मैं कुछ कदम पीछे हटता हूं, उसी दरवाजे से जिससे मैं अभी अभी आया था। मैं पीछे वाले डब्बे में पहुंच जाता हूं। मैं छिपने के लिए बाथरूम ढूंढता हूं, लेकिन वहां कोई है ही नहीं, ना ही कोई फायर एक्सटिंग्विशर या ऐसा कुछ जिससे मैं खुद को बचा सकूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने कोने में जाकर चुपचाप खड़े होने का फैसला किया, पूरी तरह से स्थिर, दीवार से सटा हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था। दरवाजा खुलते ही मैं जमीन की ओर देखने लगा। 4-5 इंजीनियर कोहनियां बाहर निकाले हुए आगे की ओर झुके हुए दौड़ते हुए गुजरे। ज्यादातर ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनमें से एक धीमा हो जाता है। वो रुक जाता है और मेरी ओर देखता है। मैं उसकी चौड़ी, भयानक और असाधारण आंखों को मुझे घूरते हुए देख सकता हूं, लेकिन मैं हिलता डुलता नहीं हूं। और शुक्र है, एक लंबे भयानक पल के बाद इंजीनियर मुड़ता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। और एक गहरी सांस लेकर मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हूं। अब मुझे आगे इंजीनियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं गलियारों से होते हुए अंधेरे और नम डब्बों से होते हुए उनके पीछे पीछे चलता हूं। हर नए डब्बे में बढ़ते साथ ही खिड़कियां छोटी होती जाती हैं। आखिरकार खिड़कियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। मैं हताश हो जाता हूं कि 1-2 डिब्बे में ना कोई सीट है और ना ही कोई सवारी, बल्कि 2 बड़े धड़कते, लगातार हिलते हुए मांस के लोथड़े हैं। गलियारे से निकलने के लिए मुझे उनके बीच से होकर गुजरना पड़ता है, और वो मेरी खाल पर नर्म और गर्म महसूस होते हैं। ये घिनौना है, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि और क्या करूं। मैं आगे और भी इंजीनियर देख सकता हूं, हालांकि वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। दरवाजों की खिड़कियों से चमकती सफेद रोशनी की झलक। 3 डब्बे दूर, फिर 2 और फिर 1। ये डब्बा उन सभी डब्बों की तरह जिनसे मैं पहले गुजरा था, पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन अब इसमें बस मुट्ठी भर लाल सवारियां हैं। ज्यादातर सीटें काले झिलमिलाते इंसानों ने घेर रखी हैं, और इस डब्बे में वो बड़े हैं, बड़े आकार के, फूले हुए, बस थोड़े से इंसानों जैसे। उनके अजीबोगरीब रंग और आधी रोशनियां उनके अजीब बेजान रूपों पर लहरा रही हैं। मैं ट्रेन के दरवाजे के पीछे दुबक जाता हूं और खिड़की से झांकता हूं। सामने का नजारा किसी बुरे सपने जैसा है, अब तक का सबसे भयानक नजारा जो मैंने देखा है, चाहे ट्रेन में हो या असल जिंदगी में। मैं मुंह पर हाथ रखकर घूरता हूं, कांपता हूं। ट्रेन खिड़की के पीछे की भयावह तस्वीर को समझ नहीं पाता। यह ट्रेन का अगला हिस्सा हो सकता है, इंजन। कम से कम दूसरी तरफ तो मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा। उस पार वाली बोगी पिछली किसी भी बोगी से 2 गुनी ऊंची है। वो धड़क रही है। उसकी उभरी हुई दीवारों से और फर्श पर खून जैसे लाल गहरे धब्बे और अजीब सा गीला गीला कुछ रिस रहा है। कुछ मीटर आगे मैं 2 इंसानों को देख सकता हूं जो किसी तरह फंसे हुए हैं, दीवार से अजीब तरह से सटे हुए संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से एक वो औरत है जिसका मैं पीछा कर रहा था। यहाँ आधा दर्जन इंजीनियर हैं। उनमें से एक ने कुछ पकड़ा हुआ है। मुझे बड़ी घुटन सी महसूस हुई जब मैंने देखा कि वो एक इंसानी हाथ है जो पूरी तरह से कटा फटा हुआ है। मैं देखता हूं कि वो हाथ गाड़ी के बीच वाले हिस्से या शायद इंजन की तरफ फेंकता है। इस भयानक बिंदु का
सबसे बड़ा सवाल एक विशाल खुला गीला सा मुंह है, ट्रेन के ढांचे में बना, कांपती हुई नसें, पिंडलियां और दीवारें, छत और फर्श से जुड़ी अजीब फैली हुई लाल त्वचा, जिसके किनारे पर पीसते चटकते हुए लाल रंग से सने दांत हैं, यानी खून से। ये कराहता है, एक घुटी हुई आवाज, किसी पुराने इंजन जैसी, और कुछ ही सेकंड्स में वो उस इंसान के हाथ को मसल कर चूरा बना देता है, जिससे फर्श पर एक काला गीला सा कुछ रिश्ता है। मैं बेहद डर से देखता हूं कि कैसे दो इंजीनियर उस औरत के दाएं ओर खड़े एक इंसान, एक लड़के को पकड़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसे उस विशाल मुंह में डाल देते हैं। मैं सिहर जाता हूं, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूं, लेकिन सच में बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत कुछ देख सकता हूं, ट्रेन का भूखा, बेतहाशा काटने, चबाने वाला राक्षसी मुंह, चबाने वाला राक्षसी मुंह चीखते हुए आदमी को एक लाल कीचड़ में बदल देता है। मैं अपने मरोड़ खाते हुए पेट को संभालता हूं और अपनी उल्टी को निगल लेता हूं। हे भगवान, शिट, क्या मेरे पास कोई मौका है? मेरे जैसा नालायक बेकार आदमी, मैं इस औरत को कैसे बचा सकता हूं? मैं सोचने की कोशिश करता हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं और सीधे एक इंजीनियर की चौड़ी और घूरती आंखों में। मैं इंजीनियर की आंखों में देखता हूं और वो अचानक आगे की ओर झुक जाता है। उसके चेहरे पर कसी हुई चिमटी कांपने लगती है। मैं चीखता हूं और लड़खड़ाते हुए इंजन रूम में पीछे की ओर भागता हूं। मेरे दाएं ओर से एक बेदम चीख, उस औरत की जिसे एक इंजीनियर ने कसकर पकड़ रखा है और दीवार से दूर खींच लिया है। उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे जकड़ी हुई है। मैं बेतहाशा अपने चारों ओर देखता हूं। मैं गहरे दागदार फर्श पर फिसल रहा हूं। इंजीनियर दीवारों से दूर भागते हैं, चटकते हुए। उनमें से एक पीछे से मेरे दाएं हाथ को जकड़ लेता है। उसका बड़ा सा मुंह जैसे भूख से कराहता है। कुछ करना है, वक्त आ चुका है, अब मुझे कुछ करना ही होगा। मैं थोड़ा सा झुकता हूं इंजीनियर के आगे, फिर मैं जोर से धक्का देता हूं, उसे गिरा देता हूं। हालांकि पूरी तरह से नहीं। मुझे अभी भी उसके तेज पंजे मेरी बाजू के किनारे से रगड़ते हुए महसूस होते हैं। मेरी जैकेट फट गई है और मैं आगे की ओर लड़खड़ाता हूं। मेरे सामने वाले इंजीनियर से टकराता हूं और उसे पीछे धक्का देते हुए पिछले डिब्बे में गिरता छोड़ देता हूं। मैं गहरी सांस लेता हूं, अपना सर ऊपर उठाता हूं और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत के साथ गाड़ी में आगे बढ़ते हुए जितना जोर से और साफ तरीके से हो सके चिल्लाता हूं, सभी यात्री ध्यान दें, मैं इस ट्रेन का कंडक्टर, मैं आपकी यात्रा का सबूत मांगता हूं। आप सभी मुझे अपना टिकट दिखाएं, अभी। तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई भारी चिमटा मेरे कंधे की हड्डी में घुस गया हो और मैं झटके से हाँफने लगता हूं। चीखने के लिए भी सांस नहीं बची थी और वो मुझे वापस इंजन रूम में घसीट ले जाता है। एक भयानक पल के लिए उस डिब्बे में कुछ भी हिलता डुलता नहीं दिखता और फिर अफरा तफरी मच जाती है। लाल यात्री, भले ही वो कम थे, बड़ी शराफत से अपने हाथ उठाकर अपने टिकट दिखाते हैं, लेकिन फूले हुए झिलमिलाते हुए काले आदमी, अमानवीय, हिलते डुलते और कांपते हुए, वो लगभग एक साथ दर्जनों घिनौने रेंगते झिलमिलाते मकड़ी वाले केकड़ों में फट पड़े। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ केकड़े से ज्यादा झींगे जैसे, लेकिन फिर भी गाड़ी में चिलबिलाते और हर जगह चढ़ते हुए। कुछ लोग दरवाजे से इंजन रूम में घुस आते हैं और मुझे लगता है कि वो पंजे या चिमटे मेरे कंधे से अलग हो गए हैं। मैं दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ता हूं, जबकि इंजीनियर बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागते हैं और दीवारों, फर्श और छत पर झिलमिलाते जीवों के झुंड उमड़ पड़ते हैं।
कुछ इंजीनियर आगे के डिब्बे में घुस जाते हैं, कुछ इंजन रूम में घुसी मकड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। ट्रेन का मुंह दहाड़ता और चीखता है और मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता हूं। अपने बगल वाली औरत को कसकर पकड़ता हूं और उसे डब्बे से जितनी तेज हो सके घसीटता हूं, इंजीनियरों को एक तरफ ढकेलते हुए। मेरे ऊपर रेंगते, मुझसे टकराते, वो झिलमिलाते मकड़ी केकड़े के पैरों के अजीब और बीमार कर देने वाले एहसास से अपने दांत पीसते हुए मैं दौड़ पड़ता हूं और वो मेरे साथ भागती है। और इस अफरा तफरी में हम एक के बाद एक डिब्बों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भागते हैं, उस झुंड को, उस खूनी खेल को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन वो पीछा करेंगे, मैं जानता हूं। ट्रेन धीमी होने लगती है और मैं बेदम होकर रुक जाता हूं और दीवार से टकरा जाता हूं। मेरे साथ ही वो औरत भी रुक जाती है। हाँ, हम आपके स्टॉप पर आ रहे हैं ना, है ना? मैंने कहा। मेरी पीठ में दर्द बढ़ रहा था, पैरों की मांसपेशियां जल रही थीं। हाँ, बिल्कुल, वो घुटी हुई सांसों के साथ कहती है। तो जाओ, निकलो यहां से। मैं इमरजेंसी डोर खोलता हूं, बाहर देखता हूं। हम अब जमीन पर हैं। नीचे सफेद धूसर रेत, दूर टूटे हुए खंबे और अजीब टावर तेजी से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। शायद मुझे तब तक रुकना चाहिए जब तक हम पूरी तरह रुक ना जाएं, वो कहती है। इंटरकॉम की आवाज आती है और एक जगह का नाम बताती है जिसे मैं दोहरा नहीं सकता। कई अजीब से शब्द, किसी फुफकार की तरह। मैं तो इसे सुनते ही भूल गया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर वो तुम्हारे पीछे आएंगे। हो सकता है वो अभी भी आ रहे हों। तुम्हें ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। प्लीज बस जाओ। तुम्हारे दोस्त, उनके बारे में भूलना मत। हो सकता है ट्रेन से गिरने के बाद वो बच गए हों। मैं हताश होकर कहता हूं। वो बेचैनी से सर हिलाती है और किनारे की ओर कदम बढ़ाती है। ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन हम अभी भी काफी तेज रफ्तार से चल रहे हैं। वो मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। थैंक यू कंडक्टर। मैं भी थका हुआ सा मुस्कुराता हूं और वो पलटती है और कूद जाती है। हम अभी भी इतनी तेज चल रहे हैं कि मैं उसे जमीन पर गिरते हुए देख नहीं पाया। लेकिन ये रेत है, मुलायम रेत। आई होप वो ठीक होगी। मैं बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद करता हूं और पीछे देखता हूं। इंजीनियरों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे पीछे नहीं है। मैं डिब्बों के बीच से आगे बढ़ता हूं। पैरों में दर्द हो रहा है। क्या मैं अब भी बटन दबाकर पहले वाली ट्रेन में जा सकता हूं? मैं कोशिश करता हूं। डिब्बों के बीच मैं अपने अंगूठे को दरवाजे के बटन के चारों ओर गोलाकार घुमाता हूं और ट्रेन के इस हिस्से में घुसने के लिए की गई हरकत दोहराता हूं और वो चमक उठता है। इस बार एक हल्का सफेद रंग, और मैं दरवाजे से बाहर निकल जाता हूं। दूसरी तरफ मैं पाता हूं कि अब मैं उस अजीब लाल अंधेरे कमरे की रोशनी में डूबा हुआ नहीं। दीवारें किसी भी तरह के मांस या हड्डी से नहीं बनी है और खिड़कियां वैसी ही हैं, साफ और बड़ी। मैं राहत की सांस लेता हूं, हालांकि मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आता कि क्यों। इंजीनियर आसानी से मेरा पीछा कर सकते थे, लेकिन मैं किसी तरह थोड़ा महफूज महसूस करता हूं। यहां बहुत सी सीटें खाली हैं और मैं थक कर एक सीट पर बैठ जाता हूं। खिड़की से बाहर देखता हूं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, मेरे कंधे और बाजुएं दर्दनाक झटकों से धड़क रहे हैं। इंटरकॉम की आवाज आती है और स्टेशन का नाम बताया जाता है, लेकिन एक बार फिर मैं उस अजीब नाम को याद नहीं रख पाता। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहता हूं। ट्रेन अपना सफर जारी रखती है। मैं शायद 1 घंटे और बैठा रहूंगा। इस दौरान मैं सिसकियां लेता रहता हूं। मैं अपना फोन फिर से आजमाता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं रेडियो आजमाता हूं।
कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिक। मैं उठता हूँ, ट्रेन में आगे जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ हूँ, इसीलिए मैं बस चलता हूँ। मैं चलता ही जा रहा हूँ और किस्मत से थोड़ी देर बाद आगे मुझे एक और कंडक्टर दिखाई देता है। वो आगे वाली बोगी में गलियारे में घूम रहा है। आगे वाली बोगियों की भीड़ भाड़ से निकलने के बाद से मुझे सोचने का भरपूर वक्त मिला है और मुझे लगता है कि मेरा प्लान भले ही कमजोर है लेकिन पूरी तरह से बेकार नहीं। मैं कंडक्टर के पास जाता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं उस पार की दुनिया में छलांग लगाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैं उसे खुद को नहीं ले जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। ट्रेन में उस रिश्ते कराहते पीसते मुंह से चबाए जाने से बदतर किसी और हश्र के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं दरवाजे से अंदर घुसकर बोगी में आता हूं और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, मैं शांति से लेकिन साफ गोई से कहता हूं, माफ कीजिए कंडक्टर, मैं अगर हो सके तो मैं अपना सफर बदलना चाहता हूं। मैं बस घर जाना चाहता हूं, प्लीज। कंडक्टर मेरे सामने मंडराता है, धीरे धीरे छटपटाता है। उसकी धीमी भिनभिनाती आवाज मेरे दांत खट्टे कर देती है, लेकिन मैं अपनी जगह पर डटा रहता हूं। फिर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मुसाफिर, आपकी यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आपकी यात्रा मार्क कर दी गई है। मेरा दिल धड़क रहा है। मैं वहां से जाना चाहता हूं। मैं खुद को इन हालात से दूर करना चाहता हूं। इससे पहले कि वो मुझसे वो डरावने शब्द कहे, इससे पहले कि वो मुझसे मेरा टिकट मांगे। लेकिन मैं फिर से पूछता हूं, क्या मैं दूसरा टिकट खरीद सकता हूं कंडक्टर? मैं अपनी यात्रा बदलना चाहता हूं। लेकिन मुझे वही जवाब मिला, यात्री, आपकी यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आपकी यात्रा मार्क कर दी गई है। मेरा सफर तो पक्का हो चुका है। कंडक्टर मेरी ओर बढ़ने लगता है और मैं पीछे हटकर उसके रास्ते से हट जाता हूं। वो गलियारे से होते हुए अगले डब्बे में पहुंच जाता है। मैं देखता हूं कि वो एक लाल रंग की यात्री से उसका टिकट मांग रहा है। वो हाथ उठाती है और कंडक्टर उस पर मुहर लगा देता है, यानी उसकी त्वचा पर। मैं अपने हाथ के पीछे बने निशान को देखता हूं। जल्दबाजी में उकेरा हुआ आर, वही जो उस नशेड़ी ने मुझे दिया था। और एक ख्याल मेरे मन में आता है। ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है। सच कहूं तो मुझे ये बीमार कर देता है, लेकिन मेरे मन में बस यही एक ख्याल आया है। मैं कंडक्टर को टिमटिमाते और ओझल होते हुए देखता हूं और मैं गाड़ी के साथ साथ एक नए लेकिन कड़वे गंभीर मकसद के साथ चल पड़ता हूं। मैं घंटों चलता रहता हूं। इंजीनियरों के झुंड से बचने के लिए मैं बीच बीच में कुछ बैठता हूं। मैं एक इंसानी जोड़े के पास से गुजरता हूं जो मुझसे बात करने से इनकार कर रहे हैं। मैं लाल यात्रियों के पास से भी गुजरता हूं, चुप और घूरते हुए। मैं झिलमिलाते आदमियों और झिलमिलाते मॉन्स्टर्स के पास से भी गुजरता हूं। घंटे दर घंटे मैं ट्रेन में आगे बढ़ता हूं। मेरी आंखें थकी हुई हैं। मैं थोड़े आराम, थोड़ी नींद के लिए बेताब हूं, लेकिन अभी नहीं। मैं चलता रहता हूं। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मेरी मांसपेशियां अकड़ रही हैं, लेकिन मैं चलता रहता हूं। बाहर का नजारा कब का बदल चुका है। ट्रेन ऊपर चढ़ गई, रात के आसमान में, जमीन से बहुत ऊपर, और हवा और कांच के विशाल मुड़ते घूमते हुए टावर दूर हवा में गरजते और घूमते हैं। बादल तेजी से गुजरते हैं, काले और घुमड़ते हुए। आखिरकार मैं किसी ऐसी चीज के पास पहुंचता हूं जिसे मैं पहचानता हूं। टूटी हुई, बिना छत वाली बोगी, टेढ़ी मेढ़ी फटी दीवारें, गायब कुर्सियां, बिना मुसाफिरों के। हवा यहां बेकाबू हो गई है और मैं लड़खड़ाते हुए गलियारे से आगे जा रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं बची हुई कुर्सियों को पकड़ रहा हूं, उन्हें पकड़कर खुद को आगे खींच रहा हूं।
गरजती हवाओं और आगे बढ़ते हुए विशाल तूफानों की चीख से बहरा हो रहा हूं। मैं दरवाजे के बहुत पास नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ऊपर झांकने की कोशिश करता हूं, यह देखने के लिए कि क्या मैं जमीन देख सकता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक बोगी में आगे बढ़ता हूं जो काले और झिलमिलाते दागों से सनी हुई है। कुर्सियों के किनारे फटे हुए हैं। रेलिंग का एक टुकड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, हाथापाई का सबूत। मैं एक डिब्बे से गुजरता हूं जिसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह से अलग रखा हुआ है। उससे टकरा कर बिखरती रोशनी की चमक मेरा ध्यान खींचती है। ये ठीक वही है जहां मैंने इसे छोड़ा था, दीवार से सटा हुआ, कुचली हुई मकड़ी केकड़े की लाश के पास। मैं आगे बढ़ता हूं। बोगियों के बीच से मैं उस बोगी से गुजरता हूं जिससे मैंने उस जवान लड़के को देखा था। हालांकि वो अब जा चुका है। मैं वहीं वापस आ गया हूं जहां से मैंने शुरू किया था। फर्श और सीटों पर सूखे खून के धब्बे इसका सबूत है। यहीं पर उस नशेड़ी ने मेरे हाथ पर यह घटिया निशान उकेरा था। सिवाय इसके कि सोचने पर शायद वो बिल्कुल भी नशेड़ी नहीं था। वो भी शायद उतना ही डरा हुआ था और अपने आसपास के माहौल को लेकर लगभग उतना ही अनश्योर था जितना कि मैं। फिर भी वो एक बेवकूफ ही था। मैं अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ गया और डिब्बे के फर्श पर ढूंढने लगा। जब इंजीनियरों ने उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंका तो उनमें से एक का चिमटा उसके सर के एक तरफ खतरनाक तरीके से फंसा हुआ था। लेकिन उस आदमी के पास एक चाकू भी था। वो कहाँ गया? या तो वो चाकू इंजीनियर्स ने अपने पास रख लिया होगा, या फिर वो उस आदमी के साथ ट्रेन से बाहर चला गया होगा, या वो यहीं कहीं पड़ा हो सकता है। मैं हर तरफ पूरी शिद्दत से ढूंढता हूं। मैं लाल यात्रियों के पैर हटाता हूं और एक परछाई में मुझे वो मिल जाता है। यस, मैं जीत के जोश में अपनी मुट्ठी भींचता हूं, सीट के नीचे हाथ डालकर उसे रोशनी में खींचता हूं, और अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है जब मुझे एहसास होता है कि मेरा प्लान, जो अब तक सिर्फ मेरे दिमाग में था, मुझे अब पूरी बेरहमी से उसे अमल में लाना होगा। मैं गलियारे में बैठा हूं, मेरी पीठ रेलिंग से टिकी है और मैं खून से सने चाकू को धीरे धीरे अपने हाथों में घुमा रहा हूं। मैं अपने हाथ के पीछे बने निशान को देखता हूं। आर, मेरे सफर का सबूत। जब तक ये निशान मेरे हाथ के पीछे बना रहेगा, मुझे घर का टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम कंडक्टर की बात से तो मुझे यही समझ आया। मेरा असली प्लान तो अपना पूरा हाथ काटने का था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने प्लान के बारे में सोचता गया, मुझे इस क्रूर उपाय की जरूरत पर शक होने लगा। मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने अपनी आस्तीन की एक पट्टी फाड़ी और अपने लिए एक टेम्परेरी गैग बनाया, कुछ ऐसा जिसे मैं अपने दांतों में दबा सकूं, अपनी कराह को दबा सकूं, और कांपते हुए बेतहाशा मैं अपने हाथ के पिछले हिस्से की त्वचा में ब्लेड से वार करने लगा। मैं कराहता हूं, मेरी आंखों के कोने चमक उठते हैं आंसुओं से। यह वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता हूं, एक बेरुखे से लाल रंग के यात्री के सामने। तुम क्या घूर रहे हो? मैं बुदबुदाता हूं। ताजा खून मेरी बाह से रिस रहा था। मैं नीचे देखता हूं और ब्लेड को और अंदर तक घुसा देता हूं, और फिर और भी अंदर। यह इतना गहरा होना चाहिए कि आर का नामो निशान मिट जाए। तो मैं काटता हूं, चाकू को हाथ के पिछले हिस्से से घुसाता हूं और मांस के टुकड़े काटता हूं। कुछ जगहों पर मेरी कांपती हुई बाह मुझे धोखा दे देती है और मैं बहुत गहरा काट लेता हूं। काला खून मेरे सामने रखी छोटी सी मेज पर और मेरी कमीज और जैकेट पर बहने लगता है और मुझे चक्कर आने लगता है। लेकिन कोई और चारा नहीं है। मैं खुद से यही कहता रहता हूं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस
कर डालो इसे। मैं करता रहता हूं, चाकू को आरी की तरह चलाते हुए, पसीना बहाते हुए, सिसकते हुए। मैं मांस काटता हूं। मेरे हाथ का पिछला हिस्सा तबाह हो जाता है, धड़कता हुआ, रिसता हुआ, बेतरतीब कटी हुई त्वचा के टुकड़े भी लटकते हुए। लेकिन आखिरकार वो निशान मिट जाता है। मैं अपनी आस्तीन का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ता हूं, उसे हाथ पर कसकर लपेटता हूं, और ऐसा करते हुए मैं खुद को चीखने से नहीं रोक पाता। मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछता हूं, कुछ गहरी कांपती सांसें लेता हूं, खुद को जितना हो सके शांत करता हूं, और मैं इंतजार करता हूं। मैं बहुत देर तक इंतजार करता हूं। 3 हफ्ते बीत गए, फिर भी मुझे कंडक्टर नहीं दिखा। मैं एक एक करके लाल रंग के यात्रियों से उनके टिकट देखने के लिए पूछता रहा, और जब मुझे बिना टिकट वाला एक इंसान मिला तो मैं उसके पास बैठ गया और इंतजार करने लगा। मुझे वो जानी पहचानी भिनभिनाहट सुनाई दी। मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो गलियारे से मेरी तरफ झिलमिला रहा है, और मैं उसके पास गया। कंडक्टर, मैंने धीरे से कहा, क्योंकि सच जानने का मौका आ गया था। मुझे घर जाने के लिए एक टिकट चाहिए, प्लीज। 1 मिनट तक कंडक्टर कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है, और उसके बिना मुंह वाली आवाज मेरे सर के चारों ओर गूंजती है। आप कौन से स्टेशन जा रहे हैं? सेंट जोसेफ स्टैंड, इंग्लैंड, मैं साफ साफ कहता हूं। फिर वही स्टेशन जिसका रूट लंदन से शुरू होकर एडिनबर्ग में खत्म होता है, मैं बस यूं ही जोड़ देता हूं। एक और पल की खामोशी। इस टिकट की कीमत 1 साल और 1 महीने की होगी। क्या आप इसे खरीदेंगे? 1 साल और 1 महीना? इसका क्या मतलब है? मेरी जिंदगी से 1 साल और 1 महीना दूर, 13 महीने ट्रेन में। लेकिन ये सवाल वाकई मामूली है। मुझे घर लौटने का एक मौका दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है, और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। ये रास्ता मुझे भगवान ने दिया है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं खरीदूंगा। कंडक्टर मुझे हाथ उठाने को कहता है, और मैं अपना सही हाथ चुनता हूं, चोट वाला नहीं। कंडक्टर अपनी ऐंठती पीली बाह से उसे छूता है, और उसमें खुजली होने लगती है, चुभन होने लगती है, किसी ततैये के डंक की तरह। लेकिन धीरे धीरे मेरी उंगलियों के बीच एक टिकट बनने लगता है, लाल यात्रियों वाले टिकट जैसा। जालीदार खिंची हुई त्वचा बनती है, जिस पर लिखावट और टाइप फेस दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वो बनता है, मैं मुंह बना लेता हूं। यात्री, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए, कंडक्टर कहता है, और फिर चला जाता है बिना कुछ कहे, गलियारे से होते हुए अगले डब्बे में। मैं अपनी उंगलियों के बीच बने टिकट को देखता हूं, और यकीनन वहां एक सीट नंबर लिखा हुआ है, अजीब सी रेखाओं और टूटे हुए गोलों के नीचे। वही जो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर पर देखी थी, LKP90। तो मैं कंडक्टर के उल्टी दिशा में चल पड़ता हूं। मैं अपनी सीट की ओर बढ़ता हूं। मुझे कुछ घंटे लगते हैं, और जब मुझे वो मिल जाती है, मैं बैठ जाता हूं। मैं बैठता हूं और खिड़की से अजीब दुनिया को गुजरते हुए देखता हूं। मैं बहुत देर तक बैठा रहता हूं, बहुत देर तक। मेरे मन में सिर्फ मेरे विचार हैं, ज्यादातर इस बारे में कि मैं अपने घर में कितना बुरा पिता, पति और इंसान रहा हूं, और शीशे के उस पार का नजारा। मैं 10 महीने से ट्रेन में हूं, अब 11वां महीना आने वाला है। इस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वो कहानियां किसी और दिन। हालांकि मेरी मुलाकात एक जवान लड़की से हुई। मैंने उसे अपने हाथ के टिकट का राज बताया। उसने पूछा कि क्या ये टिकट किसी ऐसे इंसान के लिए भी काम करेगा जो अपने देश में रेलवे की नौकरी नहीं करता, और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता।
हालांकि उसके कहने पर मैंने उसका निशान चाकू से काट दिया। जब वो रोने लगी तो हमने डिब्बे से भागने का फैसला किया। शुक्र है कि इंजीनियर हमें लेने नहीं आए। जब वो शांत हुई तो उसने मुझे धन्यवाद दिया और चली गई कंडक्टर की तलाश में। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। हालांकि मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो मैंने देखी थी, कुछ ऐसा जो आपको दिलचस्प लग सकता है। मैंने लाल यात्रियों को हिलते हुए देखा, सबको एक साथ। जब वो अचानक उठकर खड़े हो गए तो मैं बुरी तरह डर गया। मैं लगभग डर के मारे उछल पड़ा था। मुझे याद है कि कैसे मैंने सीट की रेलिंग पकड़ रखी थी। मेरी उंगलियां सफेद हो गई थी। मैं अविश्वास से देख रहा था कि कैसे वो एक साथ मुड़े और रोबोट की तरह गलियारे से आगे चले गए। मेरी नसें फूल गई थीं जब वो दरवाजे के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कैसे उन्होंने ट्रेन के रुकने के लिए बिल्कुल सब्र से इंतजार किया। प्लेक्सस। इंटरकॉम पर आवाज हुई और ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग से निकलकर घूमती हुई लाल धुंध और काले गहरे लाल रंग के फैले हुए जाल से बनी एक नई दुनिया में पहुंच गई, जो उस अजीबो गरीब सफेद रंग की मीनारों और उसके आगे के काले पहाड़ों के बीच बसी हुई थी। इस जाल की लंबाई में हजारों हजार एलियन रोशनियां टिमटिमा रही थीं और तेजी से फैल रही थीं, सभी अलग अलग दिशाओं में, और सभी एक गहरे और बेचैन कर देने वाले लाल आसमान के नीचे। सभी यात्री एक मरे हुए और भयानक सन्नाटे में पड़े ही ऑर्गेनाइज तरह से ट्रेन से बाहर निकले। कुछ चमकते हुए आदमी मैंने देखा उनके साथ चले गए। ट्रेन इस खास स्टॉप पर बाकी स्टॉप से ज्यादा देर तक रुकी, बहुत ज्यादा देर तक, जिससे यात्रियों के बदले आने वालों को चढ़ने का वक्त मिल गया। वो खामोश, लाल आंखों और भाव शून्य चेहरे के साथ दरवाजे बंद होने और ट्रेन के अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ही अपनी सीटों पर बैठ गए। मैं उस दिन के बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। हालांकि मैं कभी भी इसका कोई खास मतलब निकाल नहीं पाया। अपने सफर के दौरान मैं ये मानने लगा था कि मेरे टिकट का 1 साल और 1 महीने की फीस घर पहुंचने वाले वक्त से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरी ये धारणा तब टूट गई जब एक रात इंटरकॉम पर मेरे स्टेशन के नाम की घोषणा हुई। 11वें महीने की शुरुआत से ठीक 1 हफ्ते पहले। मैं एकदम से सीधा होकर बैठ गया। मेरे अंदर एड्रेनलिन दौड़ने लगा। क्या मैंने सही सुना? हाँ, ये सही था। मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही सुना है। अब हम इंग्लैंड के सेंट जोसेफ स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये इंग्लैंड है, सेंट जोसेफ स्टैंड। इंटरकॉम से आवाज आती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं सो रहा था लेकिन अब मैं पूरी तरह जाग गया हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ। मुझे पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। हे भगवान, मुझे दलदली जमीन दिखाई देती है, खेत, जंगली घास के मैदान। मैं इस रास्ते को पहचानता हूँ। ये मेरा है, ये मेरा रास्ता है। मैं खुशी से उछल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं स्थिर रहता हूँ, चुप रहता हूँ और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। उतावलेपन से कांपता हूँ। ट्रेन धीमी हो जाती है और मुझे डब्बे की छत पर बारिश की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ट्रेन एकदम रुक जाती है और कांपती हुई उंगली से मैं बाहर के दरवाजे का बटन दबाता हूँ। लाइन का आखिरी छोर, और मैं प्लेटफॉर्म पर कदम रखता हूँ। एकदम से ठंडी गांवों की रात की हवा का झोंका आता है और मैं ऊपर बारिश में देखता हूँ। फिर मैं नाच उठता हूँ। मैं एक घेरे में नाचता हूँ, मुस्कुराता हूँ, चिल्लाता हूँ, हंसता हूँ, पहले से कहीं ज्यादा जोर से। मैं झुकता हूँ और गीली जमीन को छूता हूँ। कंक्रीट। इतने लंबे समय से मुझे कंक्रीट का एहसास नहीं हुआ था। मैं अपने हाथ को देखता हूँ।
टिकट वाले हाथ को। मैं देखता हूं कि कैसे वो जालीदार टिकट मेरी त्वचा में घुल जाता है। मैं ऊपर देखता हूं और स्टेशन पर अकेले बैठे एक इंसान से नजरें मिलाता हूं। एक आदमी जो हुडी और चमड़े की जैकेट पहने सिगरेट पीता हुआ छोटे से स्टेशन की नीची छत को सहारा देने वाले सकरे पिलर में से एक के सहारे टिका हुआ है। तुम ठीक तो हो दोस्त? वो एक पल बाद पूछता है। मैं खड़ा होता हूं और कुछ कदम उसके करीब जाता हूं। क्या मैं 2 मिनट के लिए आपका फोन उधार ले सकता हूं सर? मैं पूछता हूं। मेरी आवाज खुशी से लड़खड़ा रही है। मैं घर आ गया हूं। ये छोटी सी बदहाल जगह मुझे कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी। वो आदमी चुपचाप मुझे देखता है और धुएं का एक कश छोड़ता है। वो मेरे जख्मी टूटे हुए हाथों को देखता है, मेरी फटी हुई खून से सनी जैकेट, मेरी चौड़ी और बेकाबू आंखें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सॉरी दोस्त। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और मेरे पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। जाओ अपने लिए कॉफी ले लो। वो हंसता है मुझ पर और एक कश लेने के लिए मुड़ता है। मेरे पीछे वाली ट्रेन धीरे धीरे अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। अभी भी मुस्कुराता हुआ मैं उस आदमी के पास पहुंचता हूं। पल भर में हमारे बीच की दूरी को कम करता हूं और उसका कॉलर पकड़कर उसे उस छोटे से खंबे पर जोर से मारता हूं। इससे उसकी सिगरेट गीली जमीन पर गिर जाती है। मैं उसके पास झुक जाता हूं। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी दोस्त। वो आदमी अवाक और घबराया हुआ अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालता है और कांपती उंगलियों से मुझे अपना फोन थमा देता है और मैं उसे ले लेता हूं। उसे छोड़ देता हूं और कुछ कदम पीछे हट जाता हूं। और हाँ, मैं कोई चोर नहीं हूं। अभी वापस कर दूंगा इसे। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। मैंने उसे समझाया। वो सर हिलाता है। मैं थोड़ा आगे जाकर अपनी बेटी का नंबर डायल करता हूं और फोन करता हूं। मैं फोन कान से लगाता हूं। फोन बजता है और वो उठाती है। हाय एली, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? पापा? वो थकी हुई लग रही थी। आप इतनी लेट क्यों फोन कर रहे हो? सब ठीक तो है? क्या आप अभी भी काम पर हो? हाँ एली। ओह गॉड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बच्चे। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि क्या वो फोन पर भी मेरी मुस्कान की चमक महसूस कर पा रही होगी। और नहीं एली, मैं काम पर नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं अपनी बेल्ट से रेडियो खोलता हूँ और उसे पटरियों पर फेंक देता हूँ। वो टूट जाता है। कैसी हो एली? मैंने बस अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ी है।